हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। किसी भी सोसाइटी में जो ग्रामीण समाज होता है ये एक प्रमुख स्थान रखता है और जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। हम लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती है उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो बड़े किसानों को मिलता है, छोटे किसानों को उतना फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए होमोजेनियस सोसाइटी बनाने के लिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना बहुत जरूरी होता है। और जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं इनका जो प्रमुख एम होता है वो लाइफ स्टाइल की क्वालिटी को चेंज करना होता है। अगर हम इनकी लाइफ स्टाइल की जो क्वालिटी है उसको नहीं चेंज करेंगे तो धीरे धीरे असंतोष बढ़ता चला जाएगा, जो बाद में पीजेंट मूवमेंट या सोशल मूवमेंट के रूप में हमारे सामने आ सकता है, जो किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम रूरल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इनको दो भागों में बांटेंगे। पहला बिफोर इंडिपेंडेंस और दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले जो ग्रामीण विकास की योजनाएं चलाई गई या गांव को विकसित करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए इनको भी हम दो भागों में देख सकते हैं, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और सेकेंडरी है बाय वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज के द्वारा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा या नवाब हुए हैं इनके राज्य का मैक्सिमम खर्चा किसानों के द्वारा जो लगान दिया जाता था उसी के द्वारा चलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी भारतीय ग्रामीण समाज से लगान के रूप में एक अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त करती थी। इसके बावजूद भी अब ये देखा जाए कि ग्रामीण समाज के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश सरकार ने इतना प्रयास क्यों किया। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रारंभ हुआ। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस दो ऐसे देश थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैक्सिमम फायदा लेना चाहते थे और फ्रांस इसमें ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैक्सिमम लाभ इंग्लैंड को मिला क्योंकि इसके पास कुछ प्राकृतिक रूप से एक्स्ट्रा क्वालिटीज थी फ्रांस की अपेक्षा। जैसे इंग्लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा था तो बंदरगाह बहुत मात्रा में इंग्लैंड के पास थे। उसके अलावा फ्रांस की अपेक्षा इंग्लैंड के पास छोटे बड़े कई देश उपनिवेश देशों के रूप में उसके पास थे, जहां से वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सफल बनाने के लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल आसानी से प्राप्त कर सकता था। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज थी वो थी स्टीम पावर और वो जेम्स वॉट के द्वारा इंग्लैंड में खोज ली गई थी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड को जो कच्चा माल चाहिए था वो कच्चे माल के रूप में भारत उसके पास एक विशाल देश के रूप में था, जहां से वो आसानी से कच्चा माल प्राप्त कर सकता था। चूंकि इससे पहले जो रॉ मटेरियल गांवों में होता था लोग उससे अपनी जरूरतों की चीजें बना लेते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस रॉ मटेरियल की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। चूंकि ब्रिटेन का जो भारत उपनिवेश था यहाँ पर उनका प्रमुख बंदरगाह पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास स्थित था। भारत एक बहुत बड़ा देश था, कोने कोने से कच्चा माल कोलकाता तक पहुंचाने में बैलगाड़ी से टाइम भी बहुत लगता था और इस पे खर्चा भी बहुत आता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे ट्रैक्स बिछाना शुरू किए। तो रेलवे ट्रैक्स भारत के विकास की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार की अपनी जरूरत ज्यादा थी, क्योंकि स्टीम इंजन की खोज हो चुकी थी और ट्रेन के द्वारा रॉ मटेरियल भारत के कोने कोने से कलकत्ता तक आसानी से पहुंचाया जाता था, जो पानी के जहाज के द्वारा इंग्लैंड जाता था और वहां की फैक्ट्रीज में उससे माल तैयार होता था और फिर वही माल जो होता था उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बन जाता था। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय किया कि वो भारतीय किसानों को कमर्शियल क्रॉप्स
या कैश क्रॉप्स के बारे में जागरूक करेगी। कैश क्रॉप वो होती है जो एक किसान अपने कंज्यूम के लिए नहीं, फायदे के लिए प्रयोग करता है, यानी कि वो तुरंत उसको लाभ देती है। तो इसमें कपास की खेती, नील की खेती और इसके साथ साथ पिपरमिंट की खेती, इनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और भारतीय किसानों को इसके प्रति जागरूक किया गया। दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई व्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार ने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि भारत में उसी समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी चल रहे थे और कई बार ऐसा हुआ कि किसानों से जो लगान वसूल किया जाता था वो अकाल पड़ने की वजह से वो नहीं दे पाते थे। हम लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। बारिश बहुत अच्छी होती है तो फसल बहुत अच्छी होती है और बारिश अच्छी नहीं हुई तो कई बार सूखा और अकाल पड़ने की स्थिति आ जाती है। इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल पाता था और रॉ मटेरियल की भी कमी हो जाती थी। इसके अलावा किसानों में जो असंतोष उभरता था वो कृषक आंदोलन के रूप में बाहर आता था और कई बार ये कृषक आंदोलन बड़े हिस्से पे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का हिस्सा बनते थे। तो सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया जिससे कि फसल अच्छी हो और किसानों के बीच में असंतोष ना उभरे। तीसरा पॉइंट, द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। 1926 में ब्रिटिश सरकार ने एक रॉयल कमीशन कृषि संबंधी समस्याओं के लिए स्थापित किया, जिसका प्रमुख कार्य था कि भारतीय कृषि में जो समस्याएं हैं उनको ट्रेस आउट किया जाए, उनको कैसे दूर किया जाए, इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपनी थी। और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार किसानों के बीच ये संदेश भी पहुंचाना चाहती थी कि वो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जिससे वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ना ले। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए इतना कार्य किया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे लीडर थे जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और वो इस चीज को समझते थे कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी कार्यों से जुड़ा हुआ है। अगर ये हिस्सा भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सम्मिलित हो जाएगा तो हमें जो एक लड़ाई हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे उसमें हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया और सेवाग्राम आश्रम 1935 में वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई, जिसमें सैनिटेशन, एडल्ट एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों के ऊपर काफी ध्यान दिया गया। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे तेल घानी, तेल पेरने वाली जो मशीनें होती हैं, इस तरीके की चीजें की गई कि लोग खुद डिपेंड हो जाएं। और वर्धा में जो ये प्रयोग किया गया, इसमें पहली बार गांव वालों ने अपनी नीड्स को बिना किसी हेल्प के फुलफिल किया और धीरे धीरे ये प्रयोग बहुत तेजी से फेमस हुआ। इसके अलावा महात्मा गांधी ने वर्धा से ही बुनियादी शिक्षा, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन होते हैं, उसको शुरू किया और उन्होंने कहा कि गांव की इकोनॉमी क्यों ना हम चरखा बेस्ड कर दें, यानी कि सूती जो हम कॉटन, हम कैश क्रॉप के रूप में जो कॉटन उगा रहे हैं, क्यों ना उससे ही हम खादी के वस्त्रों को तैयार करना शुरू कर दें। तो जो हमारा माल ब्रिटेन जाता है और वहां से दुगने तिगने चौगने दामों पर लौट के हमारे पास प्रोडक्ट आता है, उसको हम चरखे के द्वारा अपने गांव में ही सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, यानी हम अपनी नीड्स अपने ही द्वारा फुलफिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी का ये प्रयोग बहुत ज्यादा सफल रहा। फिर दूसरा प्रयोग शुरू हुआ, शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने उनसे प्रेरणा लेते हुए शांति निकेतन नामक आश्रम की स्थापना की। ये कलकत्ता से थोड़ा दूर उन्होंने स्थापित किया क्योंकि वो कलकत्ता की भीड़ से बहुत ज्यादा परेशान थे, उससे थोड़ा वो घबराते थे। और उन्होंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रखा कि यूथ को रूरल लाइफ से जोड़ा जाए, यानी युवाओं को गांव से जब जोड़ा जाएगा तो वो उसकी समस्याओं को आसानी से समझेंगे और उनको दूर करेंगे।
उन्होंने शांति निकेतन में एक एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया जिसमें ये कंपलसरी हुआ कि युवकों को जो वहां पढ़ने आ रहे हैं उनको कुछ महीने गांव में बिताने होंगे और उन गांव वालों की समस्याओं को दूर करना होगा, जिसमें सैनिटेशन, हेल्थ, कॉटेज, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थी, सोशल इविल्स थी, इनको प्रमुखता से दूर करने का प्रयास किया गया। और धीरे धीरे शांति निकेतन नामक जो आंदोलन शुरू किया गया था ये पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गया। तीसरा था लिटरेचरी वर्क। उस समय हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने गांव की समस्याओं को अपने साहित्य में प्रमुखता से दिखाया और शहरों के लोगों के अंदर ये भावना लाए कि गांव में आज भी किसान बहुत बुरी और दयनीय स्थिति में हैं, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, शरद चंद्र, इन्होंने बेसिकली जमींदारी सिस्टम के ऊपर प्रहार किया और उन्होंने बताया कि जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो गांव में किसानों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है, बहुत शोषण करता है और हमें उनसे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। तो ये हम देखते हैं कि आजादी तक ग्रामीण विकास के लिए इतना प्रयास किया जा चुका था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमें भारत का डेवलपमेंट करना है तो हमें गांव का डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो इसके लिए कई प्रोग्राम्स शुरू हुए, जिनमें सबसे पहला प्रोग्राम हुआ फिरका डेवलपमेंट स्कीम 1947। ये गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित स्कीम थी जो सबसे पहले मद्रास में शुरू की गई, जिसमें एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, विलेज एंड सोशल कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल जो इवेल्स थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया और इस स्कीम ने बहुत अच्छा काम किया। फाइनली 1952 में इसको सीडीपी में मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1947 में, नीलोखारी प्रोजेक्ट। नीलोखारी प्रोजेक्ट पंजाब के करनाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, जो इस समय हरियाणा में है। बेसिकली ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था, ये रिफ्यूजीज या जो पंजाब से माइग्रेट होके लोग आए थे उनके पुनर्वास के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, जिसको रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया। इस प्रोग्राम को एसके डे के द्वारा लुक किया गया। उन्होंने इसकी पूरी देखभाल की, जो उस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट के मंत्री थे। ये प्लान मुख्यतः 5000 लोगों के लिए एक ऐसी टाउनशिप डेवलप करना था जहां मेडिकल रिलीफ, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, सीड ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको इनमें इंक्लूड किया गया और ये प्लान भी अपने आप में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। और जो लोग वहां से माइग्रेट होके आए थे, जब वो सक्सेसफुली वहां पर बसा दिए गए तो ये प्रोजेक्ट अपने आप खत्म हो गया, इसको सीडीपी में मर्ज नहीं किया गया। ये ग्राम विकास का प्रोग्राम ना होकर रिफ्यूजीज के लिए एक उनके पुनर्वास का प्रोग्राम था। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इटावा प्रोजेक्ट 1948 में। ये यूपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया। अल्बर्ट मेयर के द्वारा इसकी देखरेख की गई, जो एक अमेरिका से आए हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत आए और फिर इन्होंने जो ग्रामीण समस्याएं थी उनको बहुत बारीकी से, बहुत क्लोज से देखा, तो उन्होंने इटावा में ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 64 गांव को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जिसमें 70,000 लोग रहते थे जो इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित हुए और बाद में ये प्रोग्राम भी सीडीपी या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीडीपी से पहले जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए गए हों या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उनको चलाया गया हो, तो उनमें सबसे बड़ा अंतर ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे
वो प्रोग्राम बेसिकली इंडियन सोसाइटी में रूरल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं थे, वो बेसिकली उनके अपने लाभ के लिए चलाए जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गांव से हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें गांव का डेवलपमेंट करना होगा, तभी हम वो जब मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। जो एनजीओज के द्वारा जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, उनका प्रमुख कार्य था कि किसानों को भी मुख्य धारा में लाना, क्योंकि जब एक बड़े स्तर पर किसान स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सम्मिलित होंगे तो ये आंदोलन बहुत तेजी से फैलेगा और ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिलाएगा। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जब इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश सरकार ने, तो उससे पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर चला, जिसमें किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो ब्रिटिश सरकार को ये कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि अगर आप किसानों की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनका असंतोष जो एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को कहीं ना कहीं बल देगा। इसलिए इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो किसानों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। जब उनकी समस्याएं दूर होंगी, उनका असंतोष दूर होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एक रूपरेखा थी। फाइनली इसके बाद 1952 में सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसको हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।